वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज इन बायनोमियल थ्योरम। पिछली बार हमने यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम डिस्कस किया था और उसका स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। तो एसेंशियली हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है तो उसे रिप्रेजेंट करने का एसेंशियली एक ही तरीका है, इनफैक्ट एग्जैक्टली एक ही तरीका है। एग्जैक्टली एक सेट ऑफ ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं सच दैट द लास्ट नंबर इज नॉन ज़ीरो विद द प्रॉपर्टी दैट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन फॉर ऑल एक्स। तो उसी को ऐसे लिखा हुआ है, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और इसका प्रूफ वाज बेस्ड ऑन स्पेशल केस, कि स्पेशल केस तो नहीं बोलना चाहिए पर अ सिंपल फैक्ट कि अगर ज़ीरो पॉलिनोमियल लें तो उसे रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है जिसमें कि आप सारे ये जो नंबर्स हैं इनको ज़ीरो ले लें। ठीक है, तो वो हमने देखा था। तो मुद्दे की बात है कि किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एग्जैक्टली एक ही तरीका होता है। अगर नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है तो उसके लिए स्टेटमेंट ऐसे दिया गया है, जब ज़ीरो पॉलिनोमियल था उसके लिए स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग तरह से दिया गया था। पर अंततः हम बस ये कह रहे हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एग्जैक्टली एक ही तरीका है, यानी ये जो नंबर्स हैं इन्हें चूज़ करने का एग्जैक्टली एक ही तरीका है। ओके, सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। इनफैक्ट ये वाला प्रॉब्लम स्टार मार्क्ड है, नॉट बिकॉज ये हार्ड है बट बिकॉज हम एक पॉइंट पे इसे यूज़ करेंगे। इसे अवॉइड भी कर सकते हैं जिसके बारे में मैं बात करूँगा, पर यूज़ करेंगे तो मामला आसान हो जाएगा। और ये इजी है गिवन दैट हमने जो सब डिस्कस किया है उसको यूज़ करके बहुत सरल है। और ये वीक स्टेटमेंट है, इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी दिया जा सकता था, पर हमने केवल इतने में ही केवल इसकी बात करी है। ओके, तो हम कोएफिशिएंट्स डिफ़ाइन करना चाहते हैं। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हम उसके कोएफिशिएंट्स डिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो फिक्स अ पॉलिनोमियल, फिक्स अ नॉन ज़ीरो इंटीजर r, सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर r। तो द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r in the polynomial f is defined as follows। तो दो बातें हैं, या तो f ज़ीरो पॉलिनोमियल है, if f is the zero polynomial then the coefficient of x to the power r is defined to be 0, and if f is not the zero polynomial, if f is non-zero, then by the unique representation theorem हम जानते हैं कि एग्जैक्टली एक देयर इज़ अ यूनिक, यानी एग्जैक्टली एक देयर इज़ अ यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर n, एग्जैक्टली एक नॉन नेगेटिव इंटीजर n ऐसा है, एंड यूनिक नंबर्स हैं a0 up to an with the property that an is non-zero and fx is this summation। r नहीं यूज़ करता हूँ, k लिख देता हूँ। और कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r फिर क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इज डिफाइंड एज ar। ठीक है, ये डेफिनेशन हुई, थोड़ी दिखने में लंबी लग रही है, पर नोट दैट ज़रूरी है कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम हमारे पास हो, उसके पहले हम ये डेफिनेशन नहीं दे सकते। अगर यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम नहीं होता या फॉल्स होता तो ये लिस्ट यूनिक नहीं थी। तो कोई f को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई और आकर के किसी दूसरे तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम x टू द पावर r के कोएफिशिएंट की तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि दो अलग अलग लोग अलग अलग नंबर्स ध्यान में रख के बैठे हुए हैं। ठीक है, हम बस यही तो कह रहे हैं कि x टू द पावर r के साथ जो एसोसिएटेड नंबर है उसी को कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r हम कह रहे हैं। पर अगर अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस होते इसके तो कोई तरीका नहीं था एक नंबर असाइन करने का, राइट? क्योंकि यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है, कोएफिशिएंट्स एक मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट है। ये बात समझ में आनी चाहिए। थोड़े उदाहरण ले लेते हैं और शायद स्पष्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, फॉर ऑल एक्स दिस इज़ द वैल्यू। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 क्या है? वो है 7, राइट? ये यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, पर वो इनविजिबल x टू द पावर 0 है, दृश्य है। तो x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट 7 है, x टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है? -5, राइट? x टू द पावर 1 के साथ जो नंबर चिपका हुआ है वो -5 है, और जो x स्क्वायर का है वो क्या है?
2 और एक्स क्यूब का क्या है 0, एक्स टू द पावर 4 का क्या है 0। जितनी भी और हायर पावर्स हैं एक्स की सबका कोएफिशिएंट इस पॉलिनोमियल में 0 है। ठीक है। और यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम अगेन ज़रूरी है क्योंकि संभव था ए प्रायरी बिफोर यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम ये संभव था कि एफ एक्स वॉज 3x² प्लस 10x प्लस 13 लेट्स से मे बी दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज दिस एक्सप्रेशन फॉर ऑल एक्स हु नोज। तो फिर तो कोएफिशिएंट की बात करी नहीं जा सकती थी, पर एक बार ये लिख दिया तो बस अब कह रहे हैं कि हम एक ही तरीका है इसको लिखने का और कोई पॉलिनोमियल नहीं है जो इसके बराबर होगा फॉर ऑल एक्स, और कोई एक्सप्रेशन ऐसा यहाँ नहीं लिखा जा सकता जो हर एक्स के लिए इसके बराबर हो। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई। ऑल राइट, एक नोटेशन पहले देख लेते हैं उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेंगे कि सपोज एफ इज़ अ पॉलिनोमियल, आर इज सम नॉन नेगेटिव नंबर, देन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर इन एफ विल बी डिनोटेड बाय, इसका नोटेशन है और ये मैंने नोटेशन बस इन्वेंट कर लिया, कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, कोई एफ फिर बेस में आर लिख करके एफ ऐसे डिनोट करेंगे। लिटरेचर में जो नोटेशन मिलता है वो कई बार ऐसा मिलता है कि ब्रैकेट में एक्स टू द पावर आर लिखते हैं और फिर एक पेरेंथेसिस में एफ लिख देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैंने ये नोटेशन चुन लिया अपने लिए। ओके, तो फाइन, ये नोटेशन है। और अब एक और उदाहरण कि n एक पॉजिटिव इंटीजर, f कोई एक, अभी तो एक फंक्शन डिफाइन किया है इस माध्यम से, एफ एक्स इज़ 1 + x टू द पावर n, ये एक फंक्शन है पर ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि ये प्रोडक्ट है एक पॉलिनोमियल का n बार। राइट, अगर मैं बोलूँ जी एक्स इज़ 1 + x फॉर ऑल एक्स तो जी एक्स एक पॉलिनोमियल है और ये क्या है जी एक्स टाइम्स जी एक्स टाइम्स जी एक्स n बार, तो f इज़ द n फोल्ड प्रोडक्ट ऑफ g और हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल डिफाइन हुआ है, इसमें x टू द पावर r का कोएफिशिएंट क्या है। वेल, बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है कि 1 + x टू द पावर n इज इक्वल टू दिस। बाइनोमियल थ्योरम ये बोलता है, सो देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन दिस एक्सप्रेशन, I mean in this expression or this expression, they are the same expressions, is n choose r. So coef r f is n choose r, right? और ये जो शब्द है कोएफिशिएंट हम ये यूज़ तो करते आए हैं मेरे ख्याल से इस लेक्चर सीरीज़ में, पर कभी हमने इसको परिभाषित नहीं किया था, हम उसको लूजली प्रयोग कर रहे थे। कायदे से ये हमें पहले ही ये सारी बातें कर लेनी चाहिए थी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, और फिर सारी चर्चा करनी चाहिए थी, पर हम बाद में कर रहे हैं। ठीक है, अब कोएफिशिएंट्स के बारे में छोटी सी दो बातें कि सपोज़ हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं f और g और r कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो पहली बात कि अगर f और g को जोड़ा जाए, हम जानते हैं एक और पॉलिनोमियल मिलेगा क्योंकि सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज अ पॉलिनोमियल, तो उसमें जो x टू द पावर r का कोएफिशिएंट है वो x टू द पावर r का कोएफिशिएंट इन f प्लस x टू द पावर r का कोएफिशिएंट इन g। बहुत सीधी बात है, ये कोई मुश्किल तथ्य नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि अगर प्रोडक्ट किया जाए तो हम जानते हैं फिर भी एक पॉलिनोमियल ही मिलेगा, पर इस बार मामला थोड़ा सा जटिल है। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द प्रोडक्ट इज दिस थिंग, ये एक तरह का, इसको कॉन्वोल्यूशन भी बोला जाता है, पर व्हाटएवर। तो पहले x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट f में निकालें और x टू द पावर r का g में निकालें, उन्हें प्रोडक्ट करें, फिर उसमें जोड़ें, जबकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, पर दिखने में थोड़ा सा जटिल है। ओके, और अगर इसको समझाना हो, मैं इसको फॉर्मली प्रूव करने का कोई पॉइंट नहीं है, नोटेशन में खो जाएंगे, थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ कि एक बार उदाहरण के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ एन एक्सरसाइज, दिस इज़ एन एक्सरसाइज क्योंकि बहुत सिंपल है। जो सेकेंड है वो मैं उदाहरण से समझा दे रहा हूँ। सो से एफ इज़ defined this way, fx is this and gx is that, तो fx टाइम्स gx क्या है, वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। सॉरी, यहाँ पे 2 लिखा होना चाहिए,
सो दिस इज़ a2b2 प्लस, जैसे हम हाई स्कूल में ब्रैकेट्स खोलते हैं बस वैसे ही कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा a2b1 प्लस b2a1 ठीक है। तो कुछ नहीं, जैसे हाई स्कूल में हम ब्रैकेट्स खोलते हैं वैसे ही किया है, और आप देख पा रहे होंगे ये बात स्थापित हो रही है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 पूछा जाए इन f टाइम्स g, जहाँ पे f और g ये हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि दैट इज़ व्हाट, समेशन कोएफ। तो यहाँ पे ठीक है, एक बार जस्ट इसके लिए देख ही लेते हैं पूरा। तो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ये फॉर्मूला बोल रहा था कि कोएफ 4fg इज़ कोएफ 4f टाइम्स कोएफ 0g प्लस कोएफ 3f टाइम्स कोएफ 1g। ऐसे अब और टर्म्स आएंगे, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। थोड़ा जल्दबाजी में लिखा है, पर अब देखने वाली बात यह है कि ये ज़ीरो है, क्योंकि x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट यहाँ ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो है। उसी तरह से ये भी ज़ीरो है, ये भी तो ये दोनों ज़ीरो हुए, और उसी तरह से ये दोनों भी ज़ीरो हैं। तो केवल ये बचा, और वो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि कोएफ 2f इज़ a2 एंड कोएफ 2g इज़ b2, वो यहाँ लिखा हुआ है, बाकी सब ज़ीरो है, राइट। तो वैसे ही आप मिला लीजिएगा, समझ में आ जाएगी कि क्यों ये बात सही है, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा उदाहरण बस इसको ठीक से अगर देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। एक बार ये बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नहीं है, बस हाई स्कूल अलजेब्रा में जैसे ब्रैकेट्स खोलते हैं उसका ही एक वक्तव्य है, उस बारे में एक वक्तव्य है। पर क्योंकि तब हम कोएफिशिएंट्स को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करते, इसलिए यहाँ पे थोड़ी मैथमेटिक्स हमें करनी पड़ी पिछले स्लाइड में, बिफोर वी कैन मेक दिस स्टेटमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा सवाल, m और n नेचुरल नंबर्स हैं, और मान लेते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, जो कि एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो उनका प्रोडक्ट भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। व्हेन आई से दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, अगेन आई मीन द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में एक पॉलिनोमियल है, और हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है, उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं दे आर, सबसे पहले यहाँ a0 लिखा होना चाहिए था, पर a0 इज़ 1, वो हम ऐसे ही जानते हैं, क्योंकि जब x को 0 रखेंगे लेफ्ट साइड में तो 1 मिलेगा, और राइट साइड में जब x को 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे पहले से ही 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और हम कह रहे हैं चलो कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ a1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज़ a2, एंड सो ऑन, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m प्लस n इज़ दिस। और इससे बड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे बड़ा जो भी है उसका कोएफिशिएंट अपने आप 0 है, क्योंकि m प्लस n से बड़ा x का पावर यहाँ से निकलेगा नहीं। यहाँ से जो सबसे बड़ा x का पावर है वो x टू द पावर m है, और यहाँ से जो सबसे बड़ा x का पावर है वो x टू द पावर n है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बड़ी पावर नहीं अपीयर होगी, देयरफॉर उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि अगर a1 और a2 दोनों 10 के बराबर हैं तो m की वैल्यू बतानी है और n की वैल्यू बतानी है, ये प्रश्न है, ठीक है। तो कुछ नहीं, a1 क्या है, a1 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन दिस साइड विच इज सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन दिस साइड, ठीक है। बट कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 यहाँ से लेंगे और x टू द पावर 1 यहाँ से लेंगे, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 यहाँ से लेंगे और x टू द पावर 0 यहाँ से लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। यही कोएफिशिएंट का फॉर्मूला था जो हमने पिछले स्लाइड में देखा। सो दिस इज m चूज 0 minus 1 to the power 0, that is the coefficient of x to the power 0 in this polynomial, multiplied by n choose 1, right, plus m choose 1 minus 1 to the power 1 n choose 0। कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 1 लिखना था, तो पहले x to the power 0 यहाँ से और x to the power 1 यहाँ से, और फिर उल्टा x to the power 1 यहाँ से और x to the power 0 यहाँ से।
So what is this expression? This is clearly n minus m. All right, और a2 क्या है? a2 is this multiplied by n choose 2 plus m choose 1 minus 1 to the power 1 n choose 1 plus m choose 2 minus 1 to the power 2 n choose 0. ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है कि a2 इसके बराबर क्यों है. विच इज़ इक्वल टू वॉट? विच इज़ इक्वल टू n choose 2 माइनस mn प्लस m choose 2. और हमको दिया हुआ है कि ये भी 10 है और वो भी 10 है. सो दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 10. ये दिया हुआ है, राइट. a1 और a2 दोनों 10 दिए हुए हैं. तो ये दो वेरिएबल दो इक्वेशन, ये एक इक्वेशन हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई. दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आ जाए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल. ये एक पॉलिनॉमियल है. ये पॉलिनॉमियल है क्योंकि दिस इज द n फोल्ड प्रोडक्ट ऑफ अ पॉलिनॉमियल फंक्शन. तो ये लेफ्ट साइड में एक पॉलिनॉमियल लिखा है और हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर आर AR सम, मतलब A0 से लेकर के A to n कुछ रियल नंबर्स हैं जो कि कोएफिशिएंट हैं इस पॉलिनॉमियल के. अगेन 2n से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो x टू द पावर 2n से बड़ी पावर अपीयर नहीं करेगी, राइट. हर ब्रैकेट से जब x स्क्वायर लेंगे तो ही मैक्सिमम पावर ऑफ x आएगी, और वो x स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर n बार है, विच इज़ इक्वल टू x टू द पावर 2n, राइट. तो आई होप कि यहाँ तक तो क्लियर है कि ये क्या बोला गया है. उसके बाद हमें सिद्ध करना है दो चीज़ें. एक ये आइडेंटिटी, दिस इज़ फॉर ऑल आर. एक ये प्रूव करना है और फिर ये प्रूव करना है कि अगर n-1 तक सारे ARs को सम किया तो ये नंबर आ जाएगा, जहाँ पे an कुछ है. an पे कमेंट नहीं करना है. ओके, तो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें देख लेते हैं कि A0 इज़ 1. A0 1 क्यों है? वेल, अगर लेफ्ट साइड में x को 0 रखें तो 1 मिलता है, और राइट साइड में x को 0 रखें तो A0 मिलता है. देयरफॉर A0 इज़ 1. तो ये क्लियर होना चाहिए. और उसी तरह से A2n भी 1 है. A2n 1 क्यों है? क्योंकि A2n इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2n इन द राइट हैंड साइड, एंड देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2n इन द लेफ्ट हैंड साइड. और जैसा हम देख चुके हैं, x टू द पावर 2n लाने का एग्जैक्टली एक ही तरीका है. जब ये n ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हर ब्रैकेट में से जब x स्क्वायर चुनेंगे तभी x टू द पावर 2n आएगा. पहले में से x स्क्वायर, दूसरे में से x स्क्वायर, तीसरे में से x स्क्वायर एंड सो ऑन. जब सब में से x स्क्वायर चुनेंगे तभी x टू द पावर 2n आएगा. तो एक ही तरीका है x टू द पावर 2n को प्रोड्यूस करने का, और देयरफॉर उसके साथ जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है वो 1 है. ठीक है, तो आई होप ये दोनों बातें समझ में आई. अब इस पे आते हैं और इसको हम एक बहुत अच्छी एक टेक्निक से सॉल्व करेंगे. और भी तरीके हैं इसको करने के, पर जो सबसे अच्छा तरीका है वो एक बढ़िया टेक्निक है. तो पार्ट ए, अनफॉर्चुनेटली ए 2 बार आ गया, इसको ए नहीं लिखते हैं, 1 और 2 कर देते हैं. पार्ट 1 पार्ट 2, या सबसे अच्छा है रोमन में लिख दें, राइट. सो पार्ट 1 ही मेन है. पार्ट 1 हो जाएगा तो उससे फिर पार्ट 2 भी हो जाएगा. तो हमारे पास क्या है कि ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है. ये दिया हुआ है, ये हर x के लिए ट्रू है, राइट. तो ये हर एक नॉन ज़ीरो x के लिए भी ट्रू है इन पर्टिकुलर. तो हम बोथ साइड क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती एक बार क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं. तो हमें क्या मिलेगा? सो दिस इज एक्स स्क्वायर टाइम्स, समझ में आएगा ये क्यों किया जा रहा है. या ऐसा करते हैं, बेटर इसको देखने सोचने का तरीका है कि x की जगह पे 1/y रख देते हैं. सो पुट x इज इक्वल टू 1/y वेयर y इज नॉन ज़ीरो, राइट. अगर ये चीज़ हर एक x के लिए ट्रू है तो x की जगह पे हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं. मान लेते हैं हमने 1/y रखा जहाँ पे y कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर है. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? तो
तो 1 + 1/y + 1/y², ये मिलेगा, राइट राइट। और ये लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड इज y² + y + 1 डिवाइडेड बाय y² टू द पावर n, करेक्ट, क्योंकि ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू y² + y + 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय y टू द पावर 2n, राइट। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। सो दिस गिव्स राइट, बट व्हाट इज़ द राइट हैंड साइड नाउ? इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 to 2n y to the power 2n minus r, sorry ar y to the power 2n minus r, करेक्ट। तो द अपशॉट इज दस वी सी, ये पूरी जो रीजनिंग यहाँ पे हुई, we see that for all y not 0 we have y² + y + 1 to the power n is equal to summation, ठीक बात है। तो हर एक नॉन ज़ीरो y के लिए ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे y तो मैं कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर ले सकता था, और ये रीजनिंग तो हर एक नॉन ज़ीरो y के लिए ट्रू है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है, और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है जो कि हर एक नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ y पे अग्री करते हैं। पर अगर आप प्रॉब्लम सेट में जाएंगे जो आज दिया गया था, जिसमें स्टार मार्क प्रॉब्लम थी, उसमें हमने देखा कि अगर दो पॉलिनोमियल्स हर एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर पे अग्री करते हैं तो फिर वो हमेशा अग्री करते हैं, वो पॉलिनोमियल दोनों बराबर होते हैं। तो अपने आप जैसे ही हमने ये सिद्ध किया, अपने आप ही सिद्ध हो गया कि ये एक्चुअली हर y के लिए ट्रू है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम यूज़ करके हम ये बोल सकते हैं ये हर y के लिए ट्रू है ये इक्वेशन। पर वो प्रॉब्लम अगर नहीं यूज़ करना है तो हमें बस यही तो सिद्ध करना है कि एक्चुअली y = 0 के लिए भी ये बात ट्रू है। y = 0 पे लेफ्ट साइड 1 बन जाता है, राइट साइड क्या बनता है? राइट साइड बनेगा, अगर y 0 है तो हर एक टर्म यहाँ पे 0 दे देगा, एक्सेप्ट व्हेन r = 2n। अगर r 2n से कम है तो ये तो 0 बन जाएगा y = 0 पे, पर अगर r = 2n तो ये 1 बन जाएगा। तो r = 2n पे हमें a2n मिलता है। तो लेफ्ट साइड में y = 0 पे 1 मिलता है, राइट साइड में y = 0 पे a2n मिलता है। पर हम पहले ही बता चुके हैं कि a2n तो 1 है, तो y = 0 पे ये बराबर है बाय दिस एडहॉक रीजनिंग। तो एनीवे अपशॉट इज कि देयरफॉर इनफैक्ट दस, मैं बस इतना ही लिखूंगा, दस y² + y + 1 to the power n is this for all y, this is for all y, ना कि केवल नॉन ज़ीरो y, हर y। पर फिर y का कोई रोल नहीं है, हम वापस से नोटेशन चेंज करके x ही लिख देते हैं। सो विच इज़ टू से दैट x² + x + 1 to the power n, दिस इज फॉर ऑल x, राइट। पर एक बार ये जो एक्सप्रेशन इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, रादर दैन x² + x + 1 इसको हम लिखेंगे 1 + x + x², एक ही बात है, करेक्ट। तो हमारे पास ये आ गया, दिस इज फॉर ऑल x। तो अब ये क्या बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट? सो दिस इज बेसिकली द फाइनल स्टेप, द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r in the left hand side is same as the coefficient of x to the power r in the right hand side, but right hand side में x to the power r का coefficient क्या है? The right hand side में coefficient of x to the power r is a2n minus r, right? इसको x to the power r बनाने के लिए r की जगह पे 2n minus r रखना पड़ेगा। थोड़ा सा बोलने में ट्रिपी हो गया, मे बी इसको s बोल दें तो ज़्यादा अच्छा है, फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी कोएफिशिएंट ऑफ
x to the power s in the left hand side is the coefficient of x to the power s in the right hand side, which is जब r को 2n minus s रखेंगे तो मिल जाएगा, यहाँ पे x to the power s मिल जाएगा, राइट, और r को 2n minus s रखेंगे तो ये मिलेगा. सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power s इन द लेफ्ट हैंड साइड और इन दिस पॉलिनोमियल. पर इस एक्सप्रेशन से क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x to the power s, वो हम पहले से ही जानते हैं, दैट इज as, राइट. सो as इज a2n minus s, और यही सिद्ध करना था, ये फर्स्ट पार्ट था. तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम यूज़ हो रहा है, ये हमें इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम यूज़ हो रहा है, क्योंकि अदरवाइज हम कोएफिशिएंट्स की बात ही नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये चीज़ आ गई. एक बार ये आ गया फिर बहुत सरल है. फिर पार्ट 2 को मैं थोड़ा सा छोटे में बता देता हूँ. पार्ट 2 यहाँ पे कर देता हूँ. पार्ट 2 के लिए लेफ्ट साइड में 1 सब्सटीट्यूट करें तो क्या मिलेगा, 1 + 1 + 1 टू द पावर n, राइट. मैं दोनों जगह x सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, सॉरी x = 1 सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ. सो x = 1 में ये बन गया 3 टू द पावर n, और राइट हैंड साइड क्या बना, राइट हैंड साइड बना ये समेशन, राइट, ये बन गया. और अब इसमें फर्स्ट पार्ट यूज़ कर लेंगे. तो फर्स्ट पार्ट यूज़ करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि AR इज़ a2n minus r, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट बोल रहा है ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, करेक्ट. तो या इससे कन्फ्यूजन ही कॉज हो रहा है. ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि दिस इम्प्लाइज 3 टू द पावर n इज समेशन r फ्रॉम 0 to n minus 1 AR प्लस an प्लस समेशन r फ्रॉम n + 1 to 2n AR. ठीक है, इसको 3 भागों में तोड़ दिया. ये जो समेशन है इसको 3 भागों में तोड़ दिया, n - 1 तक, n का अलग से, और फिर बचे हुए n - 1. ठीक है, पर ये जो सम लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली ये सम लिखा हुआ है बाय पार्ट 1, जो थोड़ा सा मुझे समझाना चाहिए. ठीक है, व्हाट इज an + 1? an + 1 बाय पार्ट 1 इज a2n - n + 1, विच इज़ व्हाट, विच इज़ an - 1. तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पे लास्ट टर्म के बराबर है. यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, an - 1, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है an + 1. an + 1 इज इक्वल टू an - 1 बाय दिस आइडेंटिटी. सिमिलरली an + 2 इज इक्वल टू an - 2 बाय दिस आइडेंटिटी. आई होप समझ में आ रहा होगा. तो ये और ये जो समेशन है ये बराबर हैं, एंड देयरफॉर वी गेट 3 टू द पावर n इज ट्वाइस ऑफ दिस समेशन प्लस an, और दैट्स इट. ये इक्वेशन से इमीडिएटली हमें ये दिख रहा है. ओके, सो देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ जल्दीबाजी में बता दिया, पर आई होप समझ में आ गई होगी बात. ऑल राइट, सो विद दैट आई वांट टू एंड दिस लेक्चर. एज यूजुअल, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.